हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर सेकंड के लिए जो एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में अभी तक सीटेट के पेपर सेकंड जो कि एसएसटी पूछी जाती है उसमें जो अभी तक क्वेश्चन आ गए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आज हम बात करते हैं एसएसटी के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। लाखों वर्ष पहले जो लोग थे वो किस नदी के तट पर रहते थे। ये क्वेश्चन सीटेट में आया है कि लाखों वर्षों पहले जो लोग थे, जो सबसे पहले पुराने ज़माने में जो लोग थे वो सर्वप्रथम किस नदी के किनारे पर रहते थे। तो वो रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। यानी कि लाखों वर्ष पहले जिन लोगों ने सर्वप्रथम घर बसाने शुरू किए थे, जिन लोगों ने नगर बसाने शुरू किए थे, तो वो किस नदी के तट पर रहते थे। तो वो रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। उसके बाद बात करते हैं लाखों वर्ष पहले इन लोगों ने कौन सी फसलों को सर्वप्रथम शुरू किया था। यानी कि जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी, जब लोगों ने नगर बसाने शुरू किए थे, घर बनाने शुरू किए थे, एक जगह स्थायी होकर रहना शुरू किया था, तो उन लोगों ने सर्वप्रथम कौन सी फसल को उगाया था। यानी जब लोगों ने सबसे पहले इन सभी चीजों का स्थायी निवासीकरण शुरू किया था तो उस समय उन लोगों ने सबसे पहले जो फसल उगाई थी वो फसल थी गेहूं और जौ। यानी लोगों ने गेहूं और जौ इन दोनों चीजों का उत्पादन सबसे प्रथम में किया था। उसके बाद बात करते हैं गारो की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। यानी जो गारो की पहाड़ियां हैं वो किस जगह पर स्थित है। वो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। जो गारो की पहाड़ियां हैं वो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं सहायक नदियां किन्हें कहा जाता है। यानी कि जो सहायक नदियां होती हैं वो सहायक नदियां कौन सी नदियां होती हैं, किस चीज को सहायक नदी कहा जाता है। तो वह नदी जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। यानी कि वे नदियां जो बहुत छोटी छोटी नदियां होती हैं और किसी एक स्थान पर आकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उनमें समाहित हो जाती हैं, उन नदियों को सहायक नदी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसाए गए। यानी कि जो 4700 वर्ष पूर्व जो सबसे प्रथम में जब नगर में लोगों ने रहना शुरू किया तो उस समय जो सर्वप्रथम लोग रहे थे तो किन नदियों के किनारे पर उन्होंने अपने नगरों को बसाना शुरू किया था। तो वो शुरू किया था सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां। यानी कि जो सिंधु नदी है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी उन नदियों के किनारे लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। यानी कि जो सोन नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। जो सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद बात करते हैं गंगा के दक्षिण में उसके आसपास बसे नगर को किन नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गंगा नदी है उसके जो आसपास में दक्षिण एरिया में जो नगर बसा है उस नगर को किन नामों से जाना जाता है। तो उस नगर को मगध के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि मगध गंगा के किस किनारे पर किस दिशा में स्थित है तो दक्षिण दिशा में नगर गंगा के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं पांडुलिपियां किस प्रकार से बनाई जाती हैं। यानी कि जो पांडुलिपियां हैं वो किस चीज से बनाई जाती हैं। जिन पांडुलिपियों पर जिनमें पुराने जमाने में लोग लिखा करते थे वो पांडुलिपियां किन चीजों पर बनाई जाती हैं, किस चीज से बनाई जाती हैं। तो एक बुर्ज नामक पेड़ की छाल है उस पर ये पांडुलिपियां बनाई जाती हैं। जो एक बुर्ज नामक पेड़ की छाल है उस पर ये पांडुलिपियां यानी लिखित रूप में जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, जिन पर लिखते थे पांडुलिपियों को, वो बुर्ज नामक पेड़ की एक छाल पर बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पुराने समय में ज्यादातर पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी जाती थी। यानी कि जिस समय में पांडुलिपियों का प्रयोग होता था उस समय में जो पांडुलिपियां हैं वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो पांडुलिपियां लिखी गई थी प्राकृत भाषा में। उसके बाद बात करते हैं वह स्थान जहां पुराने जमाने के बर्तन, औजार, पांडुलिपियां इत्यादि चीजें मिली उन्हें क्या कहा गया। यानी कि उन स्थानों को क्या कहा गया जहां पुराने टाइम में यानी हम लोगों के रहने से कई शताब्दी, कई ईसा पूर्व जो चीजें मिली हैं, जैसे कि मृदभांड मिले हैं, जैसे कि बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार हैं, कहीं तांबे, लोहे, पीतल के औजार मिले हैं। यानी जिन चीजों के अवशेष जहां से प्राप्त होते हैं, जो पुराने में बहुत पहले जो चीजें सभ्यताएं बसा करती थी उन सभ्यताओं से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, वो चीजें जहां से प्राप्त हुई हैं उन चीजों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है पुरा स्थल। जैसे एक प्रकार से कह देते हैं कि ये चीजें उस पुरा स्थल से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
राख के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से मिले, यानी जो राख है उसके अवशेष सर्वप्रथम में कहाँ से मिले। तो सबसे पहले राख के जो अवशेष मिले हैं वो कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं। जो राख है उसके सर्वप्रथम अवशेष कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ पर मिले, यानी सबसे पहले जो शुतुरमुर्ग है उसके अंडों के अवशेष कहाँ पर मिले, तो वो मिले थे महाराष्ट्र के पुरास्थल पटने में। यानी पटना नहीं है, जो बिहार का पटना है वो नहीं है, जो महाराष्ट्र का पुरास्थल है एक, जिसे कि पटने के नाम से जाना जाता है, वहां पर सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। यानी एक कब्र है जिसमें कि लोगों को दफनाया जाता है, उसमें कब्र में मृतक के साथ में जो लोग मर गए हैं उसके साथ में बकरी को भी दफनाया जाता है। तो ये अवशेष सबसे प्रथम में कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के रहने वाले जो पुराने ज़माने के लोग थे उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी लोगों में खाने पीने की इच्छा रहती है, वो लोग भी खाना खाते हैं, इसीलिए बकरी को उनके एक भोजन के रूप में, ऐसा उन लोगों का मानना था, भोजन के रूप में मृतक के साथ में बकरी को भी दफनाया जाता था। उसके बाद बात करते हैं महान स्नानागार कहाँ से मिले हैं। सर्वप्रथम जो बड़े महान स्नानागार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो महान स्नानागार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। जो महान स्नानागार यानी कि बड़े बड़े जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम जो अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी जो अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा और लोथल से। यानी अग्निकुंड के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। महान स्नानागार मिले हैं मोहनजोदड़ो से। उसके बाद बात करते हैं बंदरगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो बंदरगाह हैं उनके सर्वप्रथम जो अवशेष मिले हैं, उनकी जो पुरानी चीज़ें मिली हैं जिनके द्वारा ये चीज़ों का पता लगाया गया है कि यहाँ पर पहले बंदरगाह हुआ करते थे, या यहाँ पर पहले अग्निकुंडों को यूज़ किया है, या यहाँ पर स्नानागार बने, इन चीज़ों के जो अवशेष मिले हैं उनमें जो बंदरगाह के सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं वो मिले हैं लोथल से। अग्निकुंड कालीबंगा से, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से, और जो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं लोथल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चार वेद कौन कौन से हैं। जो हमारे चार वेदों की संख्या है वो कौन कौन से वेद हैं, तो फर्स्ट वेद है ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद वो वेद है जिसमें गाने वाली चीजें लिखी हुई हैं, जिसे एक प्रकार से गाने वाला वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद जिसमें जादू टोटके और टोनों के बारे में चीजें बताई गई हैं। यजुर्वेद जिसमें पूजा पाठ और हवन वगैरह से शामिल है। और ऋग्वेद है जिससे हमारा गायत्री मंत्र मुख्य रूप से लिया गया है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद है वो हमारा सबसे नवीनतम, यानी कि अभी के हिसाब से जोड़ा जाए तो एक नवीनतम वेद है। उसके बाद बात करते हैं जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद वाला जो ये क्वेश्चन है ये सीटेट में कई बार रिपीट हो चुका है। तो जनपद का अर्थ होता है वह स्थान जहां पर लोग रहते हैं, यानी कि वह स्थान जहां पर लोग निवास करते हैं, जहां पर लोग रहते हैं घर मकान बनाकर, उस स्थान को जनपद बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे। जो मगध साम्राज्य था वहां के दो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, उन शासकों के नाम क्या थे, तो वो थे एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। यानी कि बिंबिसार और अजातशत्रु दो ऐसे शासक थे जो कि मगध के शक्तिशाली शासकों के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सुल्तान किस भाषा का शब्द है, यानी कि जो सुल्तान शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो शब्द है अरबी भाषा का। जो सुल्तान शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद बात करते हैं चौहानों का सबसे प्रिय शासक कौन था। जो चौहान साम्राज्य था, चौहान वंश था, उनका सबसे जो प्रिय शासक था वो कौन सा था, तो वो था पृथ्वीराज तृतीय। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में कुछ चीजें पृथ्वीराज चौहान है, कुछ चीजें पृथ्वीराज द्वितीय है, पृथ्वीराज प्रथम है, पृथ्वीराज तृतीय है। वैसे ही जो चौहानों का सबसे प्रिय शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। उसके बाद बात करते हैं सुल्तानों के शासनकाल की भाषा कौन सी थी, यानी कि जो सुल्तान लोग थे उनके शासनकाल की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी। उनके शासनकाल में लोग सबसे ज्यादा किस भाषा का यूज करते थे, तो वो थी फारसी। सुल्तानों के शासनकाल में लोग फारसी भाषा का यूज ज्यादा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पहला मुगल शासक कौन था, यानी कि जो पहला मुगल शासक है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बाबर। बाबर
पहला मुगल शासक था। उसके बाद बात करते हैं बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में किसे हराया था। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसको हराया था, तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था। जो हुमायूं था उसके पुत्र का नाम क्या था, तो हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। जो जहांगीर हैं जिन्हें उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम था सलीम। उसके बाद बात करते हैं किस शासक ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। वो कौन सा शासक था जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने शासन में मिला लिया या अपने राज्य में मिला लिया, तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था। जो मुगलों की सेना हुआ करती थी उसमें जो सैनिक लोग आते थे, जो नौकरशाह लोग होते थे, उन नौकरशाह लोगों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था मनसब। यानी कि जो मुगल थे उनकी सेना में आने वाले नौकरशाहों को मनसब कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। यानी जो भारत है वहाँ का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बात करते हैं भारत का आखिरी वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। यानी पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग और जो आखिरी वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे हमारे एसएसटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि अभी तक एसएसटी के पेपर में, जो कि सीटेट में सेकेंड पेपर जिसमें एसएसटी में ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सारी चीजें मिक्स करके जो चीजें पूछी जाती हैं उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिले हैं। तो आपको एसएसटी की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, या आपको किस चीज पर और टॉपिक पर और वीडियो चाहिए वो चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लवली एकेडमी के नाम से है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहां से जाकर आप इन सभी चीजों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब और सभी को लिए एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अभी के लिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।